अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस इक्वेशंस। देखें जी, इस डिफरेंस इक्वेशन को आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्लेस नहीं कर देना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पे हम डेरिवेटिव्स लेते थे। ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, इसमें हम डिफरेंस ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, द रिलेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑपरेटर्स इज द इक्वेशन, यहाँ पे आएगा इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑपरेटर्स इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है जी, डिफरेंस ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, हमने इस सिलेबस के स्टार्ट में पढ़े थे 5 ऑपरेटर्स। ठीक है जी, शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर, नेबुला ऑपरेटर, फिर हमारे पास मीन था, मीन वाला ऑपरेटर था, और साथ में हमारे पास स्मॉल डेल्टा ऑपरेटर था। ठीक है जी, सेंट्रल डिफरेंस वाला। तो देखें जी, ये शिफ्ट फॉर एग्जांपल इस वाली जो इक्वेशन में है इसमें शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है। अब जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता था वैसे वैसे डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर भी होता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट्स ऑफ वाई इन डिफरेंस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। ये देखें, ये क्या है वाई के सबस्क्रिप्ट में हाईएस्ट क्या है n+2 और लोएस्ट क्या है n। तो इनका डिफरेंस ले तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई हमारे पास, ऑर्डर कितना आ गया 2। ठीक है जी, अब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर आर, द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस आर प्लस वाई एन प्लस आर माइनस वन ए आर माइनस वन प्लस वन ए नॉट वाई एन। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है जी, अब होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ़ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है कि ज़ीरो के इक्वल हो तो हमारे पास जो इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाएगी होमोजीनियस, और अगर ये ज़ीरो के इक्वल ना हो तो ये क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी फार्मूलेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। यानी कि डिफरेंस इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं उनके सोल्यूशन से। देखिए जी, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम सोल्यूशन से किसी भी डिफरेंस इक्वेशन के सोल्यूशन से वो डिफरेंस इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन से हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इसमें हमें एक सोल्यूशन दिया गया है वाई के इज इक्वल टू C1 2K प्लस C2 3K प्लस 1/2। देखिए जी, हमने कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है, डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें डिफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि हमें इनकी जगह पे, कांस्टेंट्स की जगह पे हमें इनके डिफरेंस ऑपरेटर्स आने चाहिए। ठीक है जी, तो शिफ्ट ऑपरेटर, डेल्टा ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर, या कोई भी उन पांचों में से कोई भी ऑपरेटर आ सकता है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई ऑपरेटर अप्लाई होगा भी, तो इसका आंसर यही रहेगा। तो इन वाले कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। कितनी कांस्टेंट्स हैं, 2 कांस्टेंट्स हैं, तो हम इस पर 2 मरतबा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो आपने स्टार्ट किस ऑपरेटर से करना है, ये टेक्निक आपने याद रख लेनी है। स्टार्ट किस ऑपरेटर से करना है, शिफ्ट ऑपरेटर से, यानी कि ई से स्टार्ट करना है। फिर आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ तक आंसर आएगा फिर आपने देखना है इसका जो आंसर आ रहा है ई अप्लाई करने से वो ई की फॉर्म में ही आ रहा है, या डेल्टा की फॉर्म में आ रहा है, या नेबुला की फॉर्म में, या किसी और ऑपरेटर की फॉर्म में। ठीक है जी, जो वो आंसर आपको पता चलेगा कि ई की फॉर्म में आ रहा है तो फिर आपने वो ई स्केयर दोबारा इस पर अप्लाई कर देना। अगर उसका आंसर डेल्टा की फॉर्म में आ रहा है तो आपने डेल्टा स्केयर इस पर अप्लाई कर देना स्टेरिक पे। अगर नेबुला की फॉर्म में आ रहा है आपने नेबुला स्केयर स्टेरिक पे अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं जी, हमें समझ आ जाएगी। देखिए, स्टार्ट कहाँ से करना हमने, शिफ्ट ऑपरेटर से। शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें पता है कि जब ई वाई के अप्लाई होता है तो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है कि ई वाई के इज इक्वल टू वाई के प्लस 1, यानी कि के में एक ऐड कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमने वही किया वाई के प्लस 1। अब ये C1 कांस्टेंट था तो 2K+1 हो गया, इधर इधर भी K+1 हो गया।
तो इन्हें हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 2 की पावर k और 2, तो ये हमने अलग करके लिख लिया, 2c1 2 की रेज़्ड पावर k प्लस 3c2 3 रेज़्ड पावर k प्लस 1/2 वैसे। तो ये देखें इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है राइट हैंड साइड से? नहीं आ रही। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ है हमारे पास, yk+1। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, k+1 को हम शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो ये आपने लोगों ने बात याद रखनी है। तो हमने दोबारा क्या किया, ई स्केयर ही अप्लाई कर दिया, शिफ्ट ऑपरेटर का स्केयर लेके वो हमने स्टैरिक पे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हमने इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट हमें यूज़ करनी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है जी। ये देखें रीअरेंज करके लिखा, सारी टर्म्स एक साइड पे लिख दी हमने, तो y0 आ गई इज इक्वल टू 0 आ गई। तो ये देखें कंटेन किसे कर रही है, शिफ्ट ऑपरेटर को। हमने शिफ्ट ऑपरेटर का स्केयर लिया और वही स्टैरिक पे अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। ये देखें स्टैरिक पे अप्लाई किया तो yk+2, तो इस तरह से ये आ गया, ठीक है जी। तो हमें पता है कि e⁻n yk किसके इक्वल होता है, yk+n के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये हमने शिफ्ट ऑपरेटर के फर्स्ट लेक्चर में किया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 के फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें शिफ्ट ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर सब को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये फार्मूला e⁻n yk इज इक्वल टू होता है yk+1। तो देखें e⁻2 yk है तो हमारे पास आ गया yk+2, ठीक है जी। और जब ये ई स्केयर इस 2k पे अप्लाई होगा तो वो आएगा 2k+2, और इस पे 3k+2, और ये 1/2 वैसे ही। अब देखें ये 2 की रेज़्ड पावर k अलहदा और 2 रेज़्ड पावर 2 अलहदा, तो ये आएगा 4, ठीक है जी c1। तो देखें यहाँ से हमारे पास रीअरेंज करके लिखा तो हमने हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई 0 के इक्वल, और ये भी 0 के इक्वल। देखिए जी कॉन्स्टेंट्स कितने थे हमारे पास, 2, c1 2 के और c2 3 के। तो हमने 2 मरतबा ऑपरेटर्स को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी कैन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ c1 2 के और c2 3 के। इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। हम आप लोग किसी भी तरह से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे आप ये देखें यहाँ पे 4c1 2 के है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2c1 2 के है। आप चाहे इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इन्हें माइनस भी कर सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है, ठीक है जी। आप उस मेथड से भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और मेथड बताने चला हूँ, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये देखें ये सारे कोफिशिएंट्स हमने लिख लिए, इसका कोफिशिएंट 2 3 और इसको हम एक कोफिशिएंट मानेंगे, ठीक है, कांस्टेंट मानेंगे। तो ये हमने लिख लिया जी 2 3, और ये वाला कांस्टेंट 1/2 माइनस yk+1, और इसे एक मरतबा फिर लिख लिया 2 3 1/2 माइनस। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन के इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए 4 9 1/2 माइनस yk+2। तो ये लिख लिए हमने 2 मरतबा लिख लिए। अब देखें मोस्ट लेफ्ट साइड वाली टर्म्स 2 और मोस्ट राइट साइड वाली 2 टर्म्स, इन्हें हमने निगलेक्ट कर देना, ठीक है, निगलेक्ट किया। और जो इनके बिटवीन टर्म्स बची उन्हें हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनका आपने डिटर्मिनेंट लिखना है जी c1 2 के डिनोमिनेटर में। अब ये जो सेकंड वाली 2 टर्म्स हैं इनका आपने डिटर्मिनेंट लिखना है c2 3 के डिनोमिनेटर में। और ये जो लास्ट वाली 2 टर्म्स बची हैं इनका आपने डिटर्मिनेंट लिखना है 1 के डिनोमिनेटर में, ठीक है। इन सब को इक्वल पुट करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। डिटर्मिनेंट का आंसर लें आप लोग, तो देखें सारी टर्म्स बराबर हैं, तो ये c1 2 के ओवर दिस ये 1/6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया इसका c1 2 के का, और यहाँ से हमने इन दोनों को इक्वल पुट करके हमारे पास c2 3 के का आंसर आ गया। अब इन दोनों का आंसर हम इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर देंगे। देखें जी इसके भी डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड पे। फिर हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो देखें yk+2 माइनस का दूसरी साइड पे जाकर प्लस का होगा, ये 6 yk प्लस का दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखें जी इसमें yk+2 है, yk+1 है और yk है, ठीक है। ये अगर इसे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है जी।
यानी कि ये ई स्क्वायर वाई के है, ये ई वाई के है और ये सिंपल वाई के है। तो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस ऑपरेटर आ रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक और, जिसमें हमारे पास वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 है। कह रहे हैं इसकी डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म करें। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, शिफ्ट ऑपरेटर से हमने स्टार्ट करना है। शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया इस पर, तो शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करना भी आता है हमें। सॉल्व करने के बाद देखा हमने कि ये सारी चीज़ तो वाई एफ एक्स बन रही है, वाई एक्स बन रही है ये वाली, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हमने वाई एक्स लिख दिया और साथ में ये चीज़ बची है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हुआ, तो ये फार्मूला हमारे पास किसका है, डेल का, ठीक है जी। तो इसे हमने डेल वाई एक्स लिख दिया। तो आंसर किस फॉर्म में आया, हमने शिफ्ट अप्लाई किया, आंसर किस फॉर्म में आया, डेल की फॉर्म में। तो अब हमने डेल स्केयर अप्लाई कर देना स्टैटिक पे। जब हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में आंसर शिफ्ट की फॉर्म में आया तो हमने शिफ्ट ई की फॉर्म में आया तो हमने ई स्केयर अप्लाई किया था। अब डेल की फॉर्म में आ रहा था, हमने डेल स्केयर अप्लाई कर देना स्टैटिक पे। तो डेल स्केयर अप्लाई किया, हमें पता है कि डेल स्केयर का फार्मूला ये होता है। तो हमने जब इस वाली चीज़ को ओपन करके लिखा तो हम ई की फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, ये देखें ये ई की फॉर्म में ओपन कर दिया। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैसे किया, ठीक है जी। सिंपल हमने डेल स्केयर वाला फार्मूला, डेल स्केयर ये था, इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये देखें इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो फिर आप लोगों को शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना आता है। शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ करके हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, डेल स्केयर वाई एक्स का आंसर, यानी कि इस वाली चीज़ का आंसर हमारे पास 2a आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई। अब आपने इस a की वैल्यू को, ये जो सोल्यूशन हमने शिफ्ट अप्लाई करके हासिल किया है, इसमें आपने a की वैल्यू पुट कर दी ना, यहाँ से आपको पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपने ये वैल्यूज़ a और b की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर स्टैटिक में पुट कर देनी है। तो जब आप लोग इक्वेशन नंबर स्टैटिक में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब देखें यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो आपने ये 1/2 कैंसिल करना है। तो आप उस पूरी रकम को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कॉमन आता है कॉमन लें। सब सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आएगा। और आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, देखें डेल ऑपरेटर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है जी। इसमें भी डिफरेंस ऑपरेटर आ रहा है ना, तो ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो गई। अगर आप लोग इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसे शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेल जो हमारे पास होता है वो होता है e-1 के इक्वल। तो आप डेल की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें, और डेल स्केयर होता है e-1 होल स्केयर, ठीक है जी। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें, तो वो ज़रा मज़ीद लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है जी। तो वो हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में आंसर आएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जी, इन्हें आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया, जब हमने शिफ्ट अप्लाई किया और शिफ्ट की फॉर्म में आंसर आया, जब हमने शिफ्ट अप्लाई किया और डेल की फॉर्म में आंसर आया, दोनों तरीक़ों से मैंने बता दिया है। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो ई की फॉर्म में आएगा और इसका आंसर ये आएगा, डिफरेंस इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है जी। और इसका आंसर भी ई की फॉर्म में आएगा ई अप्लाई करने से, तो इसका आंसर ये आएगा। इसका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो डेल की फॉर्म में आएगा, तो इसका आंसर जो मेन आंसर आएगा वो ये आएगा डेल की फॉर्म में। अब ये वाली टर्म है, इसका आंसर भी ई की फॉर्म में आएगा ई अप्लाई करने से, और जो मेन आंसर है वो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर भी डेल की फॉर्म में आएगा और जो मेन आंसर है वो ये आएगा। इसे आपने जो C3 है ना, इसे आपने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 9 है ना, तो ऐसे ही आपने इसे C3 को ट्रीट करना है। आपने इसे C1 या C2 के रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करना, ठीक है जी। ये कोई और कांस्टेंट है, ऐसा नहीं आपने करने लग जाना कि आपने 3 कांस्टेंट है तो आपने 3 मरतबा जो ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेटर वो अप्लाई कर देना, ऐसा नहीं करना। कांस्टेंट आपके पास 2 ही हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल्स के साथ पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आप लोग एक और बात देखेंगे कि जब क्वेश्चन आपके पास किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें n3 कांस्टेंट है ना, तो इसकी पावर में n है, तो आपके पास जो e अप्लाई करने से आंसर आता है वो e ही आएगा, ठीक है जी। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है जैसे एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास e अप्लाई करने से डेल्टा आएगा, ठीक है जी। तो ये भी टेक्निक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो टेक्निक एक और हाथ लगी वो ये भी है
कि ई अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो ई अप्लाई करने से आंसर ई आएगा, और जो मेन आंसर होगा वो भी ई की फॉर्म में आएगा। और जब हमारे पास वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो हमारे पास ई अप्लाई करने से आंसर जो आएगा वो डेल्टा में आएगा, जो मेन आंसर आएगा वो भी डेल्टा में आएगा। फिर आप उस डेल्टा वाले आंसर को शिफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ई की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है जी। तो ये कुछ 5 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। मेथड आप लोगों को समझा दिया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।